हे गाइस, वेलकम टू वन स्टेप। तो आज अपन हालांकि हमने पिछले वाले वीडियो में कहाँ तक देखी थी, तो हमने गॉस थ्योरम का बस डेफिनेशन देखा था। एक्चुअली गॉस थ्योरम है क्या, तो अभी अपन बात करेंगे गॉस थ्योरम क्या है। तो जैसे हमने डिस्कस करा था गॉस थ्योरम कुछ नहीं है, बस एक तरह का ये हमें कैलकुलेट करके देता है। क्या कैलकुलेट करके देता है? तो कैलकुलेट हमारा करेगा भाई फाई हमारा क्या है, तो फ्लक्स है ना, फ्लक्स। बहुत बढ़िया। तो अभी वो कैसे कैलकुलेट करके देगा, तो इसका एक फार्मूला हमने देखा था, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, ई डॉट डी एस। ये तो हमारा फ्लक्स वाले से आया था, मतलब फाई का जो फार्मूले थे हमारे, ई डॉट एस, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला फार्मूला। लेकिन गॉस थ्योरम क्या बोलता है, ये हमारे बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, तो चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर है पहले से, है ना। तो ये चीज़ है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स होगा, वो इसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और ये है क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा एक तरह से गॉस थ्योरम बोल रहा है, चार्ज इनक्लोज करके जितना वो मतलब फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रूफ तो नहीं है, लेकिन 3-4 प्रूफ हैं जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रूफ तो यही बोलेगा, भैया आप गॉस थ्योरम को प्रूफ कर दो, जो हमारे ये फॉर्मूले हैं कैसे सही है या नहीं है। तो मैंने, चलो अब प्रूफ कैसे करूँगा, तो मैंने एक चार्ज कंसिडर करा, है ना, एक चार्ज कंसिडर करा। बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यों। अब इसे एक इनक्लोज कर दिया, एक का इनक्लोज कर दिया, किस चीज़ से, ये एक सर्कल नहीं है, एक स्फेयर है, स्फेयर, होलो स्फेयर, और होलो स्फेयर के अंदर चार्जेस रखी हुई है ना। तो अभी अपने को क्या पता है, तो इससे जितना मेरा चार्जेस होंगे, जितना मेरा चार्जेस निकलेंगी, कहने का मतलब जितना फ्लक्स निकलेगा वो किसके बराबर होगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। बहुत बढ़िया। और हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बहुत अच्छा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, फाई निकालेंगे क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेट करनी पड़ेगी डी एस को। तो चलो मैंने इंटीग्रेट करा, तो फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन होगा डी एस। अब मुझे क्या पता है कि एक स्फेयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छे से हम लोग फेमिलियर हैं। तो भैया ये कांस्टेंट टर्म हो गया, क्योंकि जितने मेरे क्लोज लूप हैं सारे के लिए तो एरिया सेम ही होगा, तो इसलिए अपन इसे बाहर निकाल लेते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत अच्छा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, मतलब टोटल एरिया हमारा है क्या, रख दो उठा के 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, ठीक है। क्यों क्या लिख सकते हैं अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू तो हमारा है ही, इंटू 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, बचा हमारा क्या, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता चल गई फाई किसके बराबर हुई, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो हमारा था गॉस थ्योरम, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। बहुत बढ़िया। अभी अपन बात करते हैं आगे। अब इसका एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बोला जाए तो है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो वो क्या है, अभी फर्दर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की। तो सबसे मेन जो एप्लीकेशन है वो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे भैया, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा, एक हमारा कॉम्प्लेक्स बॉडी होगा, या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा। अब आप बोलोगे भाई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स बॉडी क्या हो गई। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक लाइन चार्ज है हमारी, जिसपे एक चार्ज रखी पड़ी है, ठीक है। इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो कोई एक ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन होती है इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड हमारी बोर्ड में पूछेगी नहीं, लेकिन एक मेथड होगी इसी की प्रूफ पूछेगी, भैया इस सिस्टम के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, चाहे तो ये सिस्टम हुआ, चाहे तो एक इन्फिनाइट सीट हो गई हमारे पास,
इन्फानाइट सीट हो गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज पूरा बिखरा पड़ा है, ये भी इधर इन्फिनिटी, ये भी इधर 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 पूरा इन्फिनिटी की ओर भागी हुई है। बहुत अच्छी बात है। तो अब इससे पूछेगा भैया इस पी पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करके दोगे। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है या फिर जितनी भी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, इन सारी चीज़ों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक तरह से गॉस थ्योरम की मदद से कर लेंगे। अब गॉस थ्योरम की मदद से कैसे करेंगे, तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से एक सिमेट्रिकल लूप या फिर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से, हाइपोथेटिकल लूप से आप उसे कवर करो, और आप इस तरीके से कवर करो, पहला पॉइंट हमारा है वो परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसके जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए पहली बात। अगर ऐसी हुई तो उसका वहाँ पे 0 हो जाएगा। और इधर परपेंडिकुलर हो, दूसरा कंडीशन होता है या तो उसका एरिया वेक्टर या तो पैरेलल हो। हालांकि परपेंडिकुलर और पैरेलल का तो सिंबल हमें पता ही है, पैरेलल हो एरिया वेक्टर। तो मैंने पहला क्या बोला, पहला बोला कि भैया आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, या तो पैरेलल होना चाहिए एरिया वेक्टर, पैरेलल होना चाहिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का मेथड लगा पाऊंगा। किसके अनुसार से, तो गॉस थ्योरम के अनुसार से। तो अभी अपन देखेंगे एक एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स बॉडी का किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। तो उसके लिए फिलहाल मैं इसे रब करता हूँ। सो पहला एप्लीकेशन हमारा गॉस थ्योरम का हमारा पहला एप्लीकेशन ये होगा। तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट तो होगी, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पे वो एक्चुअली है क्या, तो इन्फिनाइट वायर। तो मेरा कुछ सिस्टम इस तरीके से है, ये हमारी इन्फिनाइट वायर हुई, बहुत अच्छी बात है। अब इस इन्फिनाइट वायर पे मेरा चार्जेस हैं, हर जगह चार्जेस फ्लो कर रही होगी। भाई करंट फ्लो करेगी, क्यों करेगी करंट फ्लो, चार्जेस की वजह से ही तो करेगी। खैर इसके बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर पे। तो इस चार्जेस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैं चाहता हूँ भैया ये हमारा पी पॉइंट मैंने नाम दे दिया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताओ, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आपको, तो कैसे करोगे। तो ऐसे तो कर नहीं सकते, एक चार्ज का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे पता है, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो वैसा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस पॉइंट से दूरी सबका अलग अलग होगा, हर एक चार्जेस से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, एक हाइपोथेटिकल लूप चूज करूँगा या फिर एक हाइपोथेटिकल सरफेस चूज करूँगा, जिससे कि मेरा एरिया वेक्टर या तो परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, या दूसरा पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एक लाइन चार्ज के लिए हम लोग का जो गॉसियन सरफेस बोला जाए इसे, तो वो गॉसियन सरफेस हमारा एक सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल। तो मैंने उसके चारों तरफ एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया, बहुत सही। अब क्यों किया, उसके पीछे भी दो रीजन है। पहला रीजन तो हमारा यही हो गया, वो बताते हैं कौन सा, वेट कर लीजिए थोड़ा। पहला रीजन तो हमारा ये हो गया, परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होती है वो भी चर्चा करते हैं। और या तो पैरेलल होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अभी मैं कंसिडर करता हूँ इस पॉइंट पे, भैया इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ठीक है। और एरिया वेक्टर इस पॉइंट पे भी इधर ही होगी, ये एरिया वेक्टर हो गई। तो दोनों पैरेलल हुए, आपस में दोनों कैसे हुए, तो पैरेलल, बहुत सही। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी मेरे भाई, लेकिन इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर कैसा हो रही है, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर तो उधर जाएगी ना, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये एरिया वेक्टर हो गई हमारी परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में 90 डिग्री। तब हमें क्या पता है ना कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए।
बहुत सही। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे क्या यहाँ पे फाई कैलकुलेट होगा, क्या इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फाई इधर निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? ई डॉट ए क्या हो गया? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है मेरे भाई? जरा सोच के बताइए। जीरो। अगर हमारा जीरो होता है तो फाई का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। इसीलिए तो फ्लक्स हमारा इधर से पास ही नहीं करेगा। जितना भी फ्लक्स होगी हमारी ये कर्व सरफेस से पास करेगी, सारे कर्व सरफेस से पास करेगी, है ना। तो इसी वाले कर्व सरफेस से अपने को क्या कैलकुलेट करनी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसी भी एक पॉइंट पे। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करा लाइन चार्ज का, जो कि सिलेंड्रिकल होगा। बहुत सही। तो मेरे को कैलकुलेट करनी है फाई। तो फाई का फॉर्मूला हमें पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी मेरे को क्या करनी है? फाई। फाई चलो लिख लेते हैं। ई तो मुझे चलो पता है, क्या पता है, छोड़ो जो भी पता है। ई तो मुझे कैलकुलेट ही करनी है। ई को ऐसे ही बाहर निकाल दो, जो भी होगा। ई तो कांस्टेंट ही होना है एक पॉइंट पे सारे चार्ज के लिए। डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब बोलोगे भैया डी एस, तो ये कर्व सरफेस वाली एरिया क्या होती है? 2 पाई आर इंटू एच। तो मैंने इस सिलेंड्रिकल सरफेस का रेडियस आर माना और हाइट एच माना। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है प्रूफ के दौरान अपने लैंग्वेज में। तो ई डॉट, तो एरिया क्या हो गया? मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच। बहुत बढ़िया। तो मैंने ये भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। फाई यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब मेरे पास एक चीज़ आता है, एक होता है लैम्डा, एक होता है रो, एक होता है सिग्मा, ठीक है। तो एक्चुअली लैम्डा हमारा क्या है, ज़रूरत के अनुसार से हम बात करेंगे। तो लैम्डा हमारा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं इसको इसका यूज़ क्यों पढ़ा? यूज इसीलिए पढ़ा क्योंकि मैं तो सारा इंडिविजुअल चार्ज तो शो नहीं कर पाऊंगा, मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ शो कर पाऊंगा। मतलब एक यूनिट, इस वायर के एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट हैं, उन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए अपने को लैम्डा का यूज़ पड़ता है, लैम्डा का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं बोलूँगा भैया हमारे एच वाले हाइट में कितने चार्जेस इनक्लोज हैं, मतलब कितने चार्जेस हमारे सराउंडेड हैं। तो मैं उन चीज़ों को चलो भाई डिस्कस करता हूँ। तो लैम्डा, चलो भैया चार्ज तो हमारे लेट सपोज मेरा क्यू इनक्लोज हुआ होगा, बहुत अच्छी बात है। लेंथ, लेंथ हमारे क्या भैया? एच, एच। तो क्यू इनक्लोज हमारा यहाँ से क्या हो गया? कुछ नहीं, लैम्डा टाइम्स एच। तो क्यू इनक्लोज हमारा क्या हो गया? लैम्डा टाइम्स एच। बहुत बढ़िया। तो इसे मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, बहुत बढ़िया। अभी मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस भैया ने हमारे क्या बोले? अरे गॉस भैया ने बोले कि भैया फाई जो आप निकालते हो ना, वो किसके बराबर होती है? क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो भैया दूसरी बात, यहाँ से भी तो मैंने फाई निकाला फ्लक्स वाले फार्मूले से, यहाँ से भी मैं फाई निकाल रहा हूँ गॉस वाले फार्मूले से। तो जब दोनों से निकाल रहा हूँ तो भैया क्या लगता है आपको, दोनों बराबर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो पहला बराबर दूसरा मैंने कर दिया, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहला हमारा क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरा हमारा हो गया वही जो निकाल के रखा है मैंने, तो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड दूसरा हमारा हो गया ई टाइम्स 2 पाई आर एच। तो यहाँ से हम लोग E इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 2 पाई आर एच। ओके, ना तो क्यू इनक्लोज हमारा क्या हो गया? लैम्डा टाइम्स एच। एंड एप्सिलॉन नॉट है इनटू 2 पाई आर एच। तो एच ने एस को मार गया, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, डिवाइड किया मैंने 2 से, मेरे पास क्या आया? 2 लेमडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमें क्या पता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं जनाब, क्योंकि के का वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो बहुत बढ़िया। तो मैंने ई का वैल्यू लिख लिया 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। क्या लगता है यही तो है हमारा आंसर फाइनली, 2 के लैम्डा बाय आर, जहाँ पे हमारा लैम्डा क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ।
चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड के का वैल्यू तो हमें पता ही है 1/4πε0। तो ऐसे ही हमारे कुछ और दो तीन कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसकी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना। तो उन चीज़ों को अभी